लेकिन चरण सिंह सापरा जी, सबसे पहले आप और फिर इफ्रा जान और फिर रोहित भान। सापरा जी जल्दी से उत्तर दीजिए। देखिए हिंदी में कहावत है, थोथा चना बाजे घना। गुणहीन होने के बाद भी ये अपने गुणों का दिखावा करने का प्रयास करते हैं। पहले ये उत्तर दें कि जब मुफ्ती मोहम्मद सईद जब वहां पर शपथ ले रहे थे मुख्यमंत्री पद की नरेंद्र मोदी की हाजिरी में, उन्होंने पाकिस्तान का धन्यवाद किया, अलगावाद का धन्यवाद किया। क्या नरेंद्र मोदी जी ने प्रोटेस्ट किया? आपने आईएसआई को रेड कारपेट वेलकम दिया पठानकोट के अंदर, तब क्या सेना का मनोबल नहीं गिरा? आपने एक तरफा युद्ध विराम किया। एक तरफा युद्ध विराम होता दो सेनाओं के बीच में, आपने भारत की सेना और आतंकियों के बीच में युद्ध विराम किया था। आप इसका उत्तर दीजिए कि मसरत आलम को आपकी सत्ता में क्यों छोड़ा गया? ये उत्तर दीजिए कि आसिया अंद्राबी की फोटो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बैनर पर आपकी सत्ता के समय कैसे आई? लेकिन अभी के मुद्दे पर इफ्रा जान उत्तर दीजिए। दो मुख्य बातें यहां पर आई हैं। सरकार इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कुछ सपोले हैं यहां पर, जो खाते यहां की है गाते वहां की है, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी का यह कहना कि रेडिकलाइजेशन बढ़ा है कश्मीर घाटी में। इफ्रा जान उत्तर दीजिए। जी, पहली बात तो इन्होंने कहा कि यहाँ की जो पार्टियां हैं कहीं ना कहीं टेररिज्म को सपोर्ट करती हैं। मैं आपको इनका तो सिर्फ आरोप है, मैं आंकड़ा एक दे देती हूँ। अभी हाल ही में एक बीजेपी के सीनियर लीडर को जम्मू और कश्मीर में अरेस्ट किया गया क्योंकि उन्होंने अपने आप पे एक आतंकी हमला जो है वो फर्जी आतंकी हमला खुद ही करवाया था और पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। उसके बाद जो पुलिस है उन्होंने कहा कि वो हर बीजेपी वर्कर जो जम्मू और कश्मीर में है उसकी एक प्रॉपर सीआईडी वेरिफिकेशन करेंगे, क्योंकि उनके और ओजीडब्ल्यूज के कनेक्शन बहुत सारे सामने आ रहे हैं और इन सभी वर्कर्स की इस टाइम पे आइडेंटिफिकेशन सीआईडी कर रहा है। तो कौन किसका खाता है ये सबको पता है जम्मू और कश्मीर में। जहां तक इनके वादों की बात थी कि एक बार 370 हटेगा तो धूल पारे नजर आएंगे, कुछ भी नहीं हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी जो जम्मू और कश्मीर में अभी है वो 22% पे है। यही बेरोजगारी 2010 में 3% थी। ये डेवलपमेंट इन्होंने लाया। जब तक बिंद्रो जी की निंदनीय हत्या की गई तब तक 22 सिविलियंस को मौत के घाट उतारा गया था और जब वो 22 सिविलियंस मर रहे थे ये नया कश्मीर और नॉर्मलसी के तराने हर जगह गा रहे थे, जबकि हम बोल रहे थे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन ये जो आरोप है ये आरोप बेहद गंभीर है। रैडिकल इस्लामिक टेरर, क्या ये रैडिकल इस्लामिक टेरर है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कट्टरवाद जो धार्मिक कट्टरवाद है वो पाकिस्तान आईएसआई की एक टेम्पलेट है, उसे अफगानिस्तान में भी लागू किया जा रहा है। जिस तरह से वो वहां पर शिया हजारों को मार रहे हैं और माइनॉरिटीज को मार रहे हैं, और वही चीज आईएसआई कश्मीर में भी कर रही है। मोहित भान, क्या इस समय स्थिति यह है कि कश्मीर के लोग आईएसआई के उस गेम प्लान में फंस रहे हैं? देखिए, कश्मीर में जो लोग मर रहे हैं, कश्मीर में सिर्फ माइनॉरिटीज नहीं मर रहे हैं, बिल्कुल माइनॉरिटीज मर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कश्मीर में जब तक बिंद्रो जी की डेथ हुई तब तक 22 कश्मीरी मुसलमान भी मरे, मेरे जैसे लोग मरे। उनकी बातों से उनकी मौत हेडलाइन क्यों नहीं बनाती है? एक परवेज अहमद भी मरे, एक पुलिस वाले हमारे शहीद हो गए जिनको अपनी पूरी फैमिली के साथ मारा गया। पिछले साल आकाश मेहरा जी को मारा गया, उनके बेटे जो छोटे से लड़के। अरे यही नहीं, कश्मीर में जिस तरह एक मस्जिद के आगे डीएसपी को पीट कर मारा गया वो भी हेडलाइन बनी। इफ्रा जान जी, ये आरोप मत लगाइए कि ये हेडलाइन नहीं मरती, ये हेडलाइन नहीं बनती। मस्जिद में नमाज पढ़ के डीएसपी निकल रहे थे और इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उनको पीट कर मार डाला, ये भी हमने हेडलाइन बनाई थी। और वहां हम हेडलाइन बनाने से पहले धर्म नहीं देखते कि वो मस्जिद से निकल रहे थे और इसीलिए हेडलाइन ना बने। लेकिन मैं जनरल अता हसनैन को मैं इस समय आमंत्रित करना चाहता हूं। जनरल हसनैन, क्या इस बात में सच्चाई है कि कश्मीर नीति कहीं विफल हो रही है, चाहे वो सरकार की हो, सेना के ऑपरेशंस हो? इस समय ऐसी स्थिति क्यों कि 11 सिविलियन और 9 सेना के वीर रणबांकुरे मारे गए जम्मू और कश्मीर में? क्या आपने मुझे बुलाया इस प्रोग्राम में? बड़ी दिलचस्प बातें की हैं पॉलिटिकल कम्युनिटी के मेंबर्स ने यहां पर। मैं उनको सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं 2 चीजें। नंबर 1 कि ये हम 30 साल से इस आतंकवाद को हम लड़ रहे हैं कश्मीर में, इसको भूलिए मत। ये कल या परसों से नहीं हो रहा है।
हमने देखा है माइलस्टोन पे माइलस्टोन हमने देखे हैं। मैं वहां पिछले 30 साल से हूं। मैं वहां 2013 तक, जब तक मैं सर्विस में था, उसके बाद लगातार जाता रहता हूं, क्योंकि मैं चांसलर हूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का। तो मैं याद दिला दूं लोगों को, सबको, कि जो भी पार्टी पक्ष में रही है या पावर में रही है, उसके नीचे उसकी नीति जो बनाई है, वो भी उसके साथ भी यही हुआ है जैसा इस वक्त हो रहा है। चिट्टी सिंहपुरा के वक्त कौन था इंचार्ज? नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वहां पर इंचार्ज कश्मीर के अंदर। इस तरह से वंडामा हुआ था, इसी तरह से नंदी मार्ग हुआ था, इस तरह से बहुत इस तरह के इश्यूज हुए हैं कश्मीर में। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट जिसको कहते हैं हम, जो पाकिस्तान यहां खेल रहा है इस खेल को, ये एक बड़ा डायनेमिक अफेयर होता है। आज ऊपर कल नीचे, ये हर वक्त चलता रहता है। एक साल आप बहुत ऊपर गए, आपके आंकड़े बहुत बढ़ गए, तो अगले साल दिखा कि आपके रेशियो बिल्कुल गिर गए। आपको याद दिला दूं, मैं 2017 में हमारे आंकड़े ऐसे थे कि हर टेररिस्ट मारने के लिए हमने एक जवान खोया था। ये दुनिया में ऐसा बुरा नहीं, आंकड़े कहीं नहीं हुए होंगे, मगर हम बाउंस बैक कर गए। उसके बाद हमने मारा 9 टेररिस्ट मारे, और तब एक कोई जवान हमारा हलाक हुआ इसमें। तो ये सिचुएशन बड़ी डायनेमिक होती है। इसी तरह से इसको आप देखिए, क्योंकि ये सिचुएशन जो है 5 अगस्त 2019 के डिसीजंस के बाद 2 साल 2 महीने या 3 महीने के अंदर हमने बहुत कुछ यहां पर अचीव किया था। स्टेबिलिटी अचीव की थी, क्योंकि वो नॉर्मल सी आ रही थी। उसी वजह से पाकिस्तान ने पूरी कोशिश दोबारा की। उसको मालूम था कि अफगानिस्तान अब ठंडा पड़ रहा है, अक्टूबर का महीना आ गया है, अगर जल्दबाजी अभी नहीं करेगा तो अगले साल मई तक उसका जो प्लान है वो सब पोस्टपोन करना पड़ेगा। और ट्रैक्शन पाकिस्तान धीरे धीरे लूज कर रहा था। यहां जरूरी था कि पाकिस्तान कुछ ऐसी चीज करे यहां। और आप देख लें, माइनॉरिटीज जो है सबसे सॉफ्ट एलिमेंट होते हैं, सबसे सॉफ्ट एलिमेंट होते हैं माइनॉरिटीज। साथ में उनके जो जवान छुट्टी पर होते हैं, जो पुलिस वाले छुट्टी पर होते हैं, वो सॉफ्ट एलिमेंट्स होते हैं। तो उन्हीं को टारगेट करते हैं, और वही किया है यहां।